दोस्तों, क्या एचडीएफसी बैंक अब वो शेयर बैंक नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। पिछले कुछ ही दिनों में इस दिग्गज बैंक ने जो उतार चढ़ाव देखे हैं उसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ मुनाफा यानी प्रॉफिट 11.5% बढ़ा है, तो दूसरी तरफ चेयरमैन का इस्तीफा और 1 लाख करोड़ की वेल्थ का साफ हो जाना दिखता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आपको न्यूज नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम डीपली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस समय ये शेयर गिरता हुआ चाकू है जिसे पकड़ना खतरनाक हो सकता है, या फिर ये जीवन भर मिलने वाला एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम डीपली एनालिसिस करते हैं कि आखिर शेयर में चल क्या रहा है, ये शेयर नीचे क्यों जा रहा है, इसकी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स क्या है और इसमें अभी क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर: दिस वीडियो फॉर information and educational purpose only. We are not a SEBI registered financial advisor. Share market is a risky investment, so before investing, please do your self analysis and please consult your financial advisor. तो दोस्तों, वेलकम बैक। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं बैंक की सेहत पर, यानी इसके क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे क्या कहते हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड क्या है। साथ ही हम इसके क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजों की तुलना इसके पिछले साल के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025 से करेंगे, जिससे तस्वीर काफी साफ हो जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसी बीच आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं इसके नेट प्रॉफिट पर। इस साल 18,654 करोड़ रुपए रहा है इसका प्रॉफिट, जो पिछले साल इसी समय 16,735 करोड़ था। यानी प्रॉफिट में 11.5% की सॉलिड ग्रोथ दिखी है। और इसके रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू 42,110 करोड़ रुपए से बढ़कर 45,870 करोड़ रुपए पहुंच गया है, करीब 9% की बढ़त के साथ। और इसकी नील नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें, जो बैंक की मेन इनकम होती है, तो बैंक की कोर कमाई 32,620 करोड़ रुपए रही है, जो 6.4% की बढ़त दिखाती है। अब आते हैं इसकी एसेट क्वालिटी यानी एनपीए पर, जो बैंक के बारे में सबसे जरूरी बात है। तो यहाँ सबसे बड़ी राहत देखी जा रही है। इसका ग्रोस एनपीए पिछले साल के 1.42% से सुधर कर 1.2% पर आ गया है। यानी बैंक का दिया हुआ कर्ज अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो दोस्तों, ट्विस्ट यही आ रहा है, सब यही परेशान है। मतलब मुनाफा बढ़ने के बावजूद मार्केट खुश क्यों नहीं है? क्यों बाजार को एचडीएफसी बैंक से कम 15 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद थी और ये क्यों पूरी नहीं हो सकी? तो चलिए इस बात को भी क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। चलिए समझते हैं कि शेयर की गिरने की आखिर वजह क्या है। यानी हम बात करते हैं उस हाथी की जो कमरे में तो है पर दिख नहीं रहा है। शेयर के गिरने के कारण समझते हैं। जहां पहला कारण माना जा रहा है गवर्नेंस का भूचाल। यहाँ चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का अचानक इस्तीफा देना और वैल्यू एंड एथिक्स जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल करना, ये किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। बाजार को डर है कि क्या अंदर ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता चल रहा है। हालांकि बैंक ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, पर ट्रस्ट एक बार टूटता है तो ट्रस्ट वापस बनने में समय लगता है। और दूसरा बड़ा कारण माना जा रहा है एफआई की बिकवाली। विदेशी निवेशक इस समय बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े स्टॉक पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। मार्च 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर्स एफआईआई एफपीआई ने भारतीय मार्केट से करीब 52,000 करोड़ रुपए निकाले हैं, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर से 31,000 करोड़ रुपए निकले हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में एफआई की हिस्सेदारी काफी बड़ी है, लगभग 45 से 48% के आसपास। और शेयर के नीचे गिरने का एक और बड़ा कारण माना जा रहा है मर्जर का हैंगओवर, जिस पर कम ही लोगों का ध्यान है। दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय के बाद बैंक की बैलेंस शीट बहुत भारी हुई है। बैंक को अब ज्यादा ब्याज दर पर डिपॉजिट जमा उठाना पड़ रहा है, जिसमें उनका एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.35% पर अटका हुआ है। जब तक ये मार्जिन 4% के पास नहीं जाते हैं, स्टॉक में बड़ी तेजी मुश्किल ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि किसके साथ किसका मर्जर हुआ है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मर्जर दो दिग्गज कंपनी के बीच हुआ था। एचडीएफसी लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी थी, जो सिर्फ होम लोन दिया करती थी, ये बैंक नहीं था। एचडीएफसी बैंक ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। खास बात, एचडीएफसी लिमिटेड ही वह कंपनी थी जिसने एचडीएफसी बैंक को जन्म दिया था। यानी ये एचडीएफसी बैंक की पेरेंट कंपनी थी। मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड का अस्तित्व खत्म हो गया और वह पूरी तरह से एचडीएफसी बैंक बन चुका है।
तो अब मर्जर का हैंगओवर क्या है, इसे आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक छोटा फुर्तीला एथलीट एचडीएफसी बैंक अचानक अपने कंधों पर एक बहुत भारी वजन एचडीएफसी लिमिटेड की विशाल होम लोन बुक उठा लेता है। अब उस एथलीट की दौड़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, इसी को हैंगओवर कहा जा रहा है। दोस्तों अगर आपको और आसान भाषा में समझाएं तो दोस्तों 1 जुलाई सन 2023 को एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था। इस मर्जर के बाद बैंक के पास लोन बहुत ज्यादा आ गए हैं, लेकिन उन्हें बैलेंस करने के लिए डिपॉजिट यानी जमा उतनी तेजी से नहीं हुआ। इसी वजह से बैंक का मुनाफा मार्जिन यानी एनआईएम कम हो गया और शेयर प्राइस पर दबाव बना हुआ है। मतलब दिक्कत यह है कि बैंक को आज भी मार्केट से पैसा उठाने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है और इसी वजह से उनका मुनाफा यानी मार्जिन यानी एनआईएम आज भी 3.35% पर अटका हुआ है, जबकि मर्जर से पहले ये 4% के पार हुआ करता था। शेयर के नीचे गिरने का एक और बड़ा कारण माना जाता है लिक्विडिटी का संकट। पूरे बैंकिंग सेक्टर में अभी भी लोन ज्यादा बढ़ रहे हैं और डिपॉजिट कम आ रहा है। एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े खिलाड़ी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें अपनी ग्रोथ बनाए रखने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में कैश की जरूरत है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आता है जिसका आपको इंतजार था कि अब क्या करें, फ्यूचर आउटलुक एंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो अगले 1 से 3 महीने का रुख अनिश्चित रहेगा। सेबी और लॉ फर्म्स की जांच की खबरें स्टॉक को ऊपर नीचे करती रहेंगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो इस टाइम काफी बड़ा रिस्क है, इसलिए शेयर में स्टेबिलिटी आने का वेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो फाइनेंशियल अभी भी मजबूत है। बैंक का रिटर्न ऑफ एसेट्स आरओए 1.9% है, जो इंडस्ट्री में बेहतरीन माना जाता है। मर्जर के फायदे दिखने में 12 से 18 महीने का समय लगने की और उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल लम सम यानी एक साथ बहुत ज्यादा पैसे लगाने की बजाय स्ट्रेटेजिक बाइंग यानी एसआईपी का तरीका अपनाएं। हर 3 से 5% की गिरावट पर थोड़ा थोड़ा ऐड करना एक समझदारी भरी रणनीति हो सकती है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक संकट से उभर पाएगा या फिर आपको कोई और बैंक इससे ज्यादा बेहतर लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये ऑनेस्ट एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। And disclaimer once again, this video information and educational purpose only. We are not a semi-registered financial advisor. Share market is a risky investment, so before investing, please do yourself analysis and please consult your financial advisor. Thank you.